वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनि को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। राम और गाय। राम और गया में चार मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। र प्लस आ प्लस मा प्लस आ बराबर रा। ग प्लस आ प्लस या प्लस अमेकर आ बराबर गया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण हैं। वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी अ अमेकर आ, क ख ग। अंग्रेजी ABCDE यही वर्णमाला है। वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर वोवेल, दूसरा व्यंजन कॉन्सोनेंट। स्वर वोवेल वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाता है। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ ओठ का नहीं। हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर है, जैसे अ अमेकर आ, हर्षहि दुर्गहि हर्षहु दुर्गहु, ए आय ओ आओ अंग अह, री रे ली ली। स्वर के भेद। स्वर के भेद दो भेद होते हैं, एक मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर अ अमेकर अ, हर्षहि दुर्गहि हर्षहु दुर्गहु, ए ओ। संयुक्त स्वर ए अ प्लस ए और आओ, अ प्लस ओ। मूल स्वर के भेद। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। हर्षहु दुर्गहु पलटू स्वर, प्लुत स्वर। हर्षहु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्षहु स्वर कहते हैं। हर्षहु स्वर 4 होते हैं। अ अमेकर आ, उ, री। री की मात्रा री के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह होता है।
दूसरा, दीर्घऊ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्षऊ स्वर से दोगुना समय लगता है, वे दीर्घऊ स्वर कहलाते हैं। सरल शब्दों में स्वरों उच्चारणों में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं: अमिकरा, दुर्गही, दुर्गहु, ए, आय, ओ, औ। दीर्घऊ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे अमेकर आ बराबर अ प्लस आ, दुर्गही बराबर हर्षई प्लस दुर्गही, दुर्गहु बराबर दुर्ग हर्षहु प्लस दुर्गहु, आ प्लस ई, ए प्लस आ प्लस ए, ओ आ प्लस उ, आओ आ प्लस ओ। प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घऊ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। सरल शब्दों में जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। इसका चिन्ह एस है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, रा, राम, ओम। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अंग, अह, आयोग, वह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजन के पहले होता है। अंग को अनुस्वार तथा अह को विस्वर कहा जाता है। अनुशासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वर और विसर्ग। अनुशासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वर और विसर्ग हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक होता है। अनुस्वर और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद स्वर के स्वतंत्र आते हैं। इनके संकेत चिन्ह इस प्रकार है। अनुशासिक, ऊपर चंद्र बिंदु। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। अनुस्वार, ऊपर बिंदु। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से मिलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकल। निर्नुनासिक, केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों के निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। विसर्ग, पीछे से 2 बिंदु। अनुस्वर की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह, ती, हा की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफ़ी व्यवहार है। हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है, जैसे मन, कामना, पाय, पान, अत्य, स्वत्य, दुख इत्यादि। टिप्पणी। अनुस्वर और विसर्ग ना तो स्वर है व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं।
स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है। जैसे अंगद, रंग। इस संबंध में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का कथन है कि ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं इत्यादि व्यंजन नहीं। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोग्यवह कहते हैं। अयोग्यवह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। अनुस्वर और अनुनासिक में अंतर। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, जैसे आंसू, आत, गांव, चिड़िया इत्यादि। पर अनुस्वर के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुंह से कम, जैसे अंक, अंश, पंच, अंग इत्यादि। अनुनासिक स्वर की विशेषता है अर्थात अनुनासिक स्वरों पर चंद्रबिंदु लगाता है, लेकिन अनुस्वर एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वर की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण का बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वर लगता है और अनेक तद्भव रूपों में चंद्रबिंदु लगता है। जैसे अंगुष्ठ में अंगूठा, दंत से दांत, अंत्र से आंत। व्यंजन कॉन्सोनेंट। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर और वर्णों की सहायता ली जाती है। जैसे क, ख, ग, च, छ, त, थ, द, भ, म इत्यादि। क से विसर्ग दो चंद्रबिंदु तक सभी वर्ण व्यंजन हैं। सभी वर्ण व्यंजन है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे ख प्लस अ बराबर ख, प आधा प प्लस अ बराबर प। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से बाधित होती है। स्वस्वरंत स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के 3 प्रकार होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा ओठ का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्णों में विभक्त है। ये 25 व्यंजन होते हैं। क वर्ग, क ख ग घ ङ, ये कंठ का स्पर्श करते हैं। दूसरा च वर्ग, च छ ज झ ञ, ये तालु का स्पर्श करते हैं। ट ठ ड ढ न, ड़ और ह ये मूर्धा का स्पर्श करते हैं। 4 त वर्ग, त थ द ध न,
ये दांतों तक स्पर्श करते हैं। प वर्ग प फ ब भ म, ये ओठों का स्पर्श करते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंत का अंत का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंत बराबर मध्य बीच स्थित इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के माध्यम का सा, सा होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये व्यंजन चार होते हैं या र ल व। इनका उच्चारण जीभ तालु दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्धस्थ स्वर कहलाते हैं। ऊष्मा व्यंजन। ऊष्मा का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म बराबर गर्म। इन व्यंजनों के इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है। इन्हीं यानी उच्चारण के समय मुख से गर्मी हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये भी चार व्यंजन होते हैं। ताली वर्षा मूर्धन्य दंसा हा। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। एक, कंठ गले से का खा गा गा वा। दूसरा, तालवे कठोर तालु से चा छा जा जा इया या। ताली वर्षा मूर्धन्य कठोर तालु के अगले भाग से टा ठा डा डा मूर्धना ड़ा ढ़ा। ताली मूर्धन सा। दंत दांतों से ता था दा धा ना। वत्सर्य दांतों के मूल से स ज र ल। ओठ दोनों ओठों से प फ ब भ म। दांतोष्ठ निचले ओठ व ऊपरी दांतों से व फ। स्वर यंत्र से ह। श्वास प्राणवायु की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद हैं। अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। एक अल्प प्राण जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प प्राण में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। सरल शब्दों में जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है, जैसे क ख उआ च इया ट ठ मूर्धना त द न प ब म। अंतस्थ य र ल व भी अल्पप्राण ही है।
महाप्राण। दूसरा, महाप्राण, जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। सरल शब्दों में जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है, वे महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। जैसे ख, घ, च, झ, ठ, ढ, थ, ध, प, भ, प, फ और तालिबर स, मूर्धन स, दंत स, ह। संक्षेप में अल्पप्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रमपूर्वक करना पड़ता है। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। संयोगी छ बराबर क, अधा क प्लस श प्लस आ बराबर संयोगी छ। रक्षक, भक्षक, क्षोभ, क्षय, तो आप देख ही रहे हैं। पत्रिका, त्राण, स्वर्ण, त्रिलोकन, स्वर्ण, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन, श्रीमती, श्रम, परिश्रम, श्रवण। संयुक्त व्यंजनों में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। द्वितीय व्यंजन, अब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजनों से मेल होता है, तब वह द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जैसे आधा क बराबर क प्लस पक्का, आधा च प्लस चा बराबर कच्चा, आधा माँ प्लस माँ बराबर चम्मच, आधा ता प्लस ता बराबर पत्ता। द्वितीय व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजनों से मिलता है, तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे का, आधा का प्लस ता बराबर कत्य, संयुक्त, आधा सा था बराबर स्थ, स्थान, आधा सा प्लस वा सौ, स्वाद, द ध शुद्ध। यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते। वर्णों की मात्राएं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है, उन्हें मात्राएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वरों में व्यंजन में मिलने के इन रूपों को भी मात्रा कहते हैं, क्योंकि मात्राएं तो स्वरों की होती है। ये मात्राएं 10 है। जैसे इत्यादि, ये मात्राएं केवल व्यंजनों में लगती है। जैसे कमेकर का, हर्षई दुर्गई, हर्षऊ दुर्गहु, री के, काय को, काउ इत्यादि स्वर वर्णों की ही हर्षऊ दीर्घऊ छंद में लघु गुरु मात्राएं होती है, जो व्यंजनों में लगने पर उनकी मात्राएं हो जाती है। हाँ, व्यंजनों में लगने पर स्वर उपयुक्त 10 रूपों के हो जाते हैं।
घोष और अघोष व्यंजन। एक घोष व्यंजन नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तांत्रियाँ झंकृत होती है वे घोष कहलाते हैं। दूसरा, अघोष व्यंजन नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तांत्रियाँ झंकृत नहीं होती है वे अघोष कहलाते हैं। घोष में केवल नाद का उपयोग होता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का। उदाहरण के लिए अघोष वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ताली वर्षा, मूर्धन्य सा, दंत सा। घोष व वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे स्वस्वर्ण या र, ल, व और ह। हल व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तब उसे हल्ल कहते हैं। हल्ल लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वस्वर्ण का बिल्कुल अभाव है या व्यंजन आधा है। जैसे का व्यंजन वर्ण है, इसमें आ स्वस्वर्ण की ध्वनि छिपी है। यदि हम इस ध्वनि को बिल्कुल अलग कर देना चाहे तो क में हलंत या हल चिन्ह लगाना आवश्यक होगा। ऐसे स्थिति में इसके रूप इस प्रकार होंगे क, ख, ग, घ, च। हिंदी के नए वर्ण। हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन संयुक्त छात्रा ज्ञ और ढ़ जैसे गए हैं, किंतु इनमें प्रथम 3 स्वतंत्र न होकर संयुक्त व्यंजन है जिनका खंड किया जा सकता है। जैसे आधा का प्लस छ बरस संयुक्त छात्रा प्लस र बराबर त्र, जा प्लस ज्ञा बराबर ज्ञान। अतः छात्रा, त्र और ज्ञा की गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती। ढ और ढ के नीचे बिंदु लगाकर 2 नए अक्षर ढ़ और ढ बनाए गए हैं। ये संयुक्त व्यंजन है। यहाँ ढ़ और ढ में र की ध्वनि मिली है। इनका उच्चारण साधारणतः मुर्दा से होता है, किंतु कभी कभी जीभ का अगला भाग उलटकर मुर्दा में लगाने से भी वे उच्चरित होती है। हिंदी में अरबी फारसी की ध्वनियों को भी अपनाने की चेष्टा है। व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाकर इन नई विदेशी ध्वनि को बनाए रखने की चेष्टा की गई है। जैसे कलम और जरूरत, कलम खैर जरूरत। किंतु हिंदी के विद्वानों पंडित किशोरीदास वाजपेयी, पराड़कड़ी टंडनजी, काशी नगरी परचारनी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन को यह स्वीकार नहीं है। इनका कहना है कि फारसी अरबी से आए शब्दों के नीचे बिंदी लगाए बिना इस शब्दों के अपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप लिखा जाना चाहिए। बांग्ला और मराठी में भी ऐसा ही होता है। वर्णों का उच्चारण। कोई भी वर्ण मुंह के बिना भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है। इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के 6 भाग हैं: कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, ओठ और नाक। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित होती है, उच्चरित होती है। चूंकि
उच्चारण स्थान भिन्न है, इसीलिए वर्णों के निम्नलिखित श्रेणियां बन गई है। कंठ कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण अ, अमेकर आ, का वर्ग, ह और विसर्ग। तालव्य तालव्य तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ई, हर्षई दुर्गई, चा वर्ग या और सा। मूर्धन्य मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण ट वर्ग, र, श, र मूर्धन सा। दंत दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण त वर्ग, ल, श। ओठ से दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण उ, हर्षऊ दुर्गऊ, प वर्ग। कंठ तालु कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ए, आय। कंठ कंठोष्य कंठ द्वारा जीभ और ओठों के मुख कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण और वो और ओ। दांतोष्ठ दांत से जीभ और ओठों के बीच ओठों के कुछ योग से बोले जाने वाले वर्ण। स्वरवर्णों का उच्चारण अ का उच्चारण या कंठ ध्वनि के ध्वनि है। इसमें व्यंजन मिला रहता है, जैसे क प्लस अ बराबर क। जब यह किसी व्यंजन में नहीं रहता तब उस व्यंजन के नीचे हल्ल का चिन्ह लगा दिया जाता है। हिंदी के प्रत्येक शब्द के अंतिम अ लगे वर्ण का उच्चारण हलंत सा होता है, जैसे नमक, रात, दिन, मन, रूप, पुस्तक, किस्मत इत्यादि। इनके अतिरिक्त यदि कारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो तो अंत्यय का उच्चारण पूरा होता है, जैसे सत्य, ब्रह्म, खंड, धर्म इत्यादि। इतना ही नहीं, यदि हर्षई दुर्गई या ऊपर के बाद या आए तो अंत्य का आ का उच्चारण पूरा होता है, जैसे प्रिय, आत्मीय, राज, सूर्य, सुई आदि। आय और औ का उच्चारण ए का उच्चारण कंठ के तालु से और औ का उच्चारण कंठ और ओठ के स्पर्श से होता है। संस्कृत की अपेक्षा हिंदी में इनका उच्चारण भिन्न होता है। जहाँ संस्कृत में ए का उच्चारण आई और आओ का उच्चारण औ की तरह होता है, वहाँ हिंदी में इनका उच्चारण क्रमशः आए आ और वाव औ के समान होता है। अतएव इन दो स्वरों की ध्वनियाँ संस्कृत से भिन्न है। जैसे संस्कृत में हिंदी में श आई सेल आई, ऐसा आशा आय काय ऊतु कौत औ काउन क औन औ। व्यंजनों का उच्चारण व और बा का उच्चारण। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, अर्थात दांत और ओठ के संयोग से व का उच्चारण होता है। बा का उच्चारण दो ओठों के मेल से होता है। हिंदी में इनके चा उच्चारण और लिखावट पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। नतीजा यह होता है कि लिखने और बोलने में
भदी भूले हो जाया करती है। वेद को वेद और वायु को वायु कहना भद्दा लगता है। संस्कृत में बा का प्रयोग बहुत कम होता है, हिंदी में बहुत अधिक। यानी यही कारण है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त वर्ण के हिंदी में ब लिख दिया जाता है। बात यह है कि हिंदी भाषी बोलचाल में भी व का और ब का उच्चारण एक ही तरह करते हैं, इसलिए लिखने को मूल लिखने में भूल हो जाया करती है। इसके फलस्वरूप शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हो जाता है। इससे अर्थात का अनर्थ भी होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। वास रहने का स्थान, निवास। बास सुगंध, गुजर। वंशी मुरली, बंसी मछली फंसाने का यंत्र। वेग गति, बेग थैला। अंग्रेजी कपड़ा, अरबी तुर्की की एक पदवी। वाद मतवाद, उपरांत प्रसाद वाहन करने। ढोय योग्य ब्रह्मा बहाई। सामान्यतः हिंदी की प्रवृत्ति व लिखने की और है। यानी कारण है कि हिंदी शब्दकोश में एक भी शब्द के दोनों रूप दिए गए हैं। बांग्ला में तो एक ही वा के वा नहीं, लेकिन हिंदी में यह स्थिति नहीं है। यहाँ तो वाहन और वाहन का अंतर बतलाने के लिए व और बा में अस्तित्व को बनाए रखने की आवश्यकता है। ड़ और ढ़ का उच्चारण। हिंदी वर्णमाला के ये दो नए वर्ण हैं जिनका संस्कृत में अभाव है। हिंदी में ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से इनकी रचना हुई है। वास्तव में ये वैदिक वर्णों का और काव्य कह वे विकसित रूप है। इनका प्रयोग शब्द के माध्यम या अंत में होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है। इन्हीं उच्छ्रित ऊपर फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं, जैसे सड़क, हाड़, गाड़ी, पकड़ना, चढ़ाना, गड़। तालिबरसा, मूर्धन्यसा, दंसा का उच्चारण। ये तीनों ऊष्म व्यंजन हैं, क्योंकि इन्हें बोलने से सांस की ऊष्मा चलती है। ये संघर्षणी व्यंजन है। तालिबरसा के उच्चारण में जीहाँ तालु को स्पर्श करती है और हवा दोनों बगलों में स्पर्श करती हुई निकल जाती है, पर मूर्धन्यसा के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है। अतएव तालिबरसा तालव्य वर्ण है और मूर्धन्यसा मूर्धन्य वर्ण। हिंदी में अब मूर्धन्यसा का उच्चारण तालिबरसा के समान होता है। मूर्धन्यसा वर्ण उच्चारण में नहीं है, पर लेखन में है। सामान्य रूप से मूर्धन्यसा का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, जैसे अनुष्ठान, निषाद, निष्ठा, विस्म, कषाय इत्यादि। तालिबरसा और मूर्धन्यसा के उच्चारण में भेद स्पष्ट है। जहाँ तालिबरसा के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, वहाँ सा के उच्चारण में जिह्वा दाँत को स्पर्श करती है। तालिबरसा वर्ण
सामान्यतः संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों में पाया जाता है, जैसे पशु, अंशु, शराब, शीश, लाश, स्टेशन, कमीशन इत्यादि। हिंदी की बोलियों में तालिवर्ष संबोधन स का स्थान सा ने ले लिया है। तालिवर्षा और सा के अशुद्ध उच्चारण से गलत शब्द बन जाते हैं और उनका अर्थ ही बदल जाता है, अर्थात और उच्चारण के अंतर दो दिखाने वाले कुछ उदाहरण इस प्रकार है। अंश, भाग, अंश, कंधा, सकल, खंड, सकल, सारा, सर्वान, तालाब, शंकर महादेव, शंकर, मिश्रित स्वर, कुत्ता, स्व, अपना, शांत, धैर्ययुक्त, संत, अंश सहित। ढा और ढा का उच्चारण। इसका उच्चारण शब्द के आरंभ में द्वित्व में और ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजनों के संयोग से होता है। जैसे ढाका, डमरू, ढाका, ढक्कन, ढोल। शब्द के आरंभ में गड्ढा, गड्ढा, वित्त में दंड, पिंड, चंडू, मंडप, ह्रस्व स्वर के प्रश्न अनुनासिक व्यंजन प्रयोग पर है। जय हिंद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो एक लाइक कीजिएगा। मैं ये दूसरा वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं व्याकरण का पूर्ण ज्ञान, माने यानी कि वर्णमाला का पूर्ण ज्ञान।